12 नवंबर 2023 को जिस सुबह के अंदर हम दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे, उसी सुबह उत्तरकाशी की एक सुरंग के अंदर 41 मजदूर काम कर रहे थे एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सुबह के करीब 5:30 बजे यह सुरंग अचानक ढह चुकी थी। ये सभी मजदूर इस सुरंग के अंदर फंस जाते हैं। बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। जो पत्थर और मिट्टी की दीवार इन लोगों के बीच में गिरी थी वो 60 मीटर चौड़ी थी। देखते ही देखते ये बात जब बाहर फैली थी तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। अगले ही दिन उन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। 200 से ज्यादा लोगों ने रेस्क्यू करने के लिए लग चुके थे। 17 दिन लग जाते हैं इन सब लोगों को बाहर निकालने के लिए। आखिर ये दुर्घटना घटी क्यों? इसके पीछे असल जिम्मेदार कौन है? और हमेशा उत्तराखंड के अंदर ही ये बड़ी बड़ी आपदा क्यों होती है? इसका भी रूट कोर वही है जो जोशीमठ को लगातार डुबा रहा है। एक ऐसा कारण जिसकी बात एक बिकाऊ मीडिया कभी भी करना नहीं चाहता। चलिए आज इस सब के बारे में हम जानते हैं। यह प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मोदी जी की सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। प्रोजेक्ट का असली मकसद 4 धाम को कनेक्ट करना है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, इन चारों धाम के बीच सड़क बनाई जाएगी ताकि इन चारों धाम का रास्ता कम हो सके। इस सुरंग का मेन मकसद यह था कि गंगोत्री और जमुनोत्री का कम से कम 20 किलोमीटर एरिया कम हो सके और 45 मिनट भी कम किया जा सके। इस सब की कॉस्ट 1383 करोड़ रुपए थी। इस सुरंग के ढह जाने के बाद मलबे की लंबाई 60 मीटर थी, लेकिन अंदर की खुदाई 2000 मीटर तक पूरी हो चुकी थी। जो फंसे हुए मजदूर थे उन्हें घूमने व फिरने के लिए 2000 मीटर की स्पेस बची हुई थी। जिस सुरंग पर ये मजदूर फंसे हुए थे उस सुरंग की हाइट भी 8.5 मीटर थी। आमतौर पर यह हादसा आपदा या फिर प्राकृतिक घटना ही बोली जाती है, लेकिन ये प्राकृतिक घटना नहीं है। ये सिर्फ इंसानों की गलती की वजह से ही हो पाया है। इस सवाल का जवाब छिपा है 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट में। इन सभी कारणों की वजह से ही जोशीमठ लगातार ही डूब रहा है। हमारी सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो उत्तराखंड के अंदर देखने हमें मिल रही है, चारों धाम प्रोजेक्ट की वजह से नेचर का पूरी तरीके से सत्यानाश हो रहा है। लैंडस्लाइड और इस तरीके के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, आप इस आर्टिकल में खुद देख सकते हैं। टनल केबल इन उत्तराखंड इज पार्ट ऑफ बिगिनर प्रॉब्लम द हिमाचल। सड़क बनाते समय सही से उत्तराखंड की स्टडी नहीं की गई और कुछ जगह पर खुदाई भी ज्यादा की गई, यानी 45 डिग्री से ज्यादा खुदाई कर दी सड़क बिछाने के लिए। इसकी वजह से ही बाढ़ का पानी रोकना काफी मुश्किल हो चुका है। इन सब की वजह से 2 सालों में हर दिन एक बार ढह जाने का हादसा हमें देखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट ने पहले आवाज नहीं उठाई हो इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। फरवरी 2018 के अंदर देहरादून का एक एनजीओ था, सिटीजन फॉर ग्रीन डाउन। इन्होंने एनजीटी के अंदर एक कंप्लेन की। इस प्रोजेक्ट को लेकर हिमालय को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा था कि इस समय ऑलरेडी 25,000 पेड़ काट चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने ये बात बोली, इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट नियम के अनुसार हर हाईवे के 100 किलोमीटर या उससे ऊपर बनाने पर एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराना जरूरी है। लेकिन सरकार ने इस नियम को सिर्फ बेस पास किया था। उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हजारों किलोमीटर हाईवे भी नहीं बना रहे, हम सिर्फ बना रहे हैं तो 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट और हर हाईवे 100 किलोमीटर से भी कम है। एक बड़े प्रोजेक्ट को भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट के अंदर करके दिखाया था इस कानून को बाईपास करने के लिए। सितंबर 2018 में एनजीटी ने यह बात बोली है इस प्रोजेक्ट को लिए एनवायरनमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगस्त 2019 को इस ऑर्डर को चेंज किया जाता है भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26 मेंबर की एक कमेटी भी बनाई जाती है, जिनमें से लीड किया जाता है एनवायरनमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा के द्वारा। कमेटी का इतना काम था कि कितना नुकसान होता है उत्तराखंड के अंदर सोशली और इकोनॉमी इस प्रोजेक्ट की वजह से, इसके ऊपर उसे सजेशन देना था। जुलाई 2020 में इस कमेटी के 4 मेंबर और रवि चोपड़ा जी ने सरकार की खुद प्री गाइडलाइन जो 2018 में गिवन बाय मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, उसके अनुसार पहाड़ों के ऊपर जो हाईवे बनाए जा रहे हैं उनकी टोटल चौड़ाई 60 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार चाहती थी उनके हाईवे की चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए। कमेटी के अंदर 26 में से 21 मेंबर सरकार के पक्ष में थे। रवि चोपड़ा अगस्त 2020 के अंदर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को ये बात लिखते हैं और ये बात साफ साफ कहते हैं कि खतरा सिर्फ पेड़ों को काटने से नहीं है, बल्कि सरकार पेड़ों को भी नहीं साथ ही साथ पहाड़ों को भी काट रही है। सड़कों बनाने के लिए जो कूड़ा जनरेट हो रहा है
है उस कूड़े को लगातार डंप किया जा रहा है नदियों के अंदर और इको सेंसिटिव जोन के अंदर, जैसे कि केदारनाथ सेंचुरी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। इन जगहों पर लगातार कूड़े की डंपिंग चल रही है। अगले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट रवि जी की बात को सीरियसली मान लेते हैं और बोलते हैं कि हाईवे की चौड़ाई 7 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का सेंस ये था कि अगर रोड ज्यादा चौड़ी होगी तो उस पार की कटाई ज्यादा की जाएगी, ज्यादा पेड़ों की कटाई की जाएगी, ज्यादा डंपिंग होगा और इस वजह से ही हिमालय का ट्रेवल डिसबैलेंस होगा, लैंड साइज और ज्यादा बढ़ जाएगी, बाढ़ आने का खतरा लगातार बढ़ जाएगा। Observed unanimously that the road width was the key factor which determines the extent of hill cutting and the subsequent environmental damage. जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने की बजाय अपना एक नया मास्टर स्ट्रोक लाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाईपास करने के लिए नवंबर 2020 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात आती है और वह सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील भी करता है, हमें डबल लेन रोड बनाने की काफी जरूरत है क्योंकि ये चीज आर्मी को जरूरत है। 4 धाम प्रोजेक्ट का एक नया नाम निकलकर सामने आता है और उस प्रोजेक्ट को आर्मी की जरूरत बना दी जाती है और इसलिए हमें सड़कें बनानी पड़ेगी। अभी ये सभी बातें जनता को 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए बताई गई थी और अचानक ये आर्मी की जरूरत बन जाती है, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर आसानी से मूव कर सके, इसी वजह से ये किया जा रहा है। इसके बाद रवि चोपड़ा अपने पद से भी रिजाइन कर देते हैं। अब तक कुल 6000 हेक्टेयर जंगलों को काटा जा चुका है और 56,000 पेड़ों को सूली पर भी चढ़ा दिया गया है। फिर ऐसी घटना उत्तराखंड में होगी ही, इसमें कोई भी प्राकृतिक का हाथ नहीं है। और बाकी अगर वीडियो में अगर जानकारी मिली हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूले। इसी तरीके से अपना व्यय बनाए रखे। जय हिंद।